हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम द इनफ फ्रेंड्स। आज हम बी ए प्रोग्राम थर्ड ईयर का ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर 6 करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण के मुद्दे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर आपके वैश्वीकरण के बारे में बताता है कि वैश्वीकरण जब अपनाया गया, वैश्वीकरण जब लागू किया गया, तो वैश्वीकरण के सामने कौन कौन से मुद्दे उभर कर सामने आए। मतलब क्या क्या तरह की इफेक्ट था, क्या क्या तरह का प्रभाव था, किस तरह का प्रभाव आया, किस तरह की देखने के लिए मिली चीज़ें, वो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आपको चैप्टर शुरू करवाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं जो इस चैप्टर के बेस पे इंपॉर्टेंट है और हर कई बार पूछा गया है पीछे भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, इसके ऊपर आयाम के लेकर आता है आयाम। ठीक है, आयाम होता क्या है, तो इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन इस तरह से बनता है, वैश्वीकरण के आयाम बताइए। वैश्वीकरण के आयाम मतलब चरण, स्टेप, क्या क्या चीज़ें वैश्वीकरण के अंदर में शामिल है, आयाम कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं वैश्वीकरण के अंदर में, ये क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीछे भी आ चुका है कई बार, तो इस बार भी मे भी चांसेस हो आने का, तो इसको स्टडी कीजिए अच्छे से। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर बनता है वैश्वीकरण के मतलब प्रकृति के बारे में, उसका किस तरह का बिहेवियर, मतलब संदर्भ क्या है, संदर्श क्या है। मतलब वैश्वीकरण का जो वैकल्पिक संदर्श है, मतलब अलग अलग तरह से चुना जाता है। जैसे आपको बता दूं फ्रेंड्स, जब वैश्वीकरण जब अपनाया गया, तो वैश्वीकरण को जो बताया गया उस तरह के अपने चीज़ों पे खरा उतरा या नहीं उतरा। मतलब जैसे समाजवादी लोग जो चाहते थे वैश्वीकरण ना अपनाया जाए, क्योंकि वैश्वीकरण टोटली अमेरिका को रिप्रेजेंट करता था, पूंजीवादी व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता था। तो जो समाजवादी व्यवस्था वाले लोग थे वो वैश्वीकरण को नहीं मानते थे। ठीक है, फिर भी जब वैश्वीकरण अपनाया गया तो समाजवादी लोग कुछ अलग उम्मीद लेके बैठे हुए थे वैश्वीकरण से, जो वो नहीं हुआ। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वैश्वीकरण के ना संदर्श क्या है, वैकल्पिक संदर्श। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है संदर्श को लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बता दूंगा आपको आगे कि संदर्श क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनता है उसके लाभ और हानि को लेकर, वैश्वीकरण के लाभ क्या है, ठीक है, और हानि क्या है, वैश्वीकरण से फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। इस तरह से तीन क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर में आप पढ़ते हो। इन तीन क्वेश्चन के अंदर में पूरा चैप्टर आपका क्लियर जाता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम आयाम से। तो आयाम है क्या, जब मैं बात करता हूं आयाम की, तो आयाम नॉर्मली हम तीन तरह से आयाम को स्टडी करते हैं। ठीक है, जब हम आयाम की बात करते हैं तो आयाम मेनली हम तीन तरीके से स्टडी करते हैं। पहला आता है राजनीतिक आयाम। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं राजनीतिक आयाम के बारे में। तो राजनीतिक आयाम, राजनीतिक आयाम, तो राजनीतिक आयाम क्या होता है, सबसे पहले हम राजनीतिक आयाम को बात करते हैं, राजनीतिक आयाम को समझते हैं। राजनीतिक आयाम में होता क्या है, तो राजनीतिक आयाम मतलब ना राज्य की भूमिका में परिवर्तन हुआ। राजनीतिक आयाम से क्या हुआ कि राज्य की जो भूमिका थी, राज्य का जो स्वरूप था, उसमें परिवर्तन हुआ। कहने का मतलब पहले राज्य के पास ज्यादा अधिकार हुआ करते थे जब वैश्वीकरण नहीं था, पर जब वैश्वीकरण को अपनाया गया तो उसकी जो परिवर्तन, जो उसकी भूमिका होती थी ना, जो रोल होता था एक कंट्री के अंदर में, राज्य के देश के जो रोल होता था, यहाँ पे राज्य से अर्थ मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे राज्य से नहीं है। यहाँ पे राज्य का अर्थ देश से है। ठीक है, जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो, इंटर मतलब जब वैश्विक स्तर पर कोई भी चीज़ें पढ़ते हो, तो वहाँ पे राज्य देश को बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहते हैं ना राज्य की भूमिका में परिवर्तन, मतलब जो एक देश होता था उसकी भूमिका में परिवर्तन हुआ वैश्वीकरण को अपनाने के कारण। ठीक है, दूसरा चीज इसके अंदर कहा जाता है राजनीतिक आयाम है क्या, तो राजनीतिक आयाम कहा जाता है कि राज्य की प्रभु सत्ता को प्रभावित करना। जो राज्य की प्रभु सत्ता होती थी ना, जो इसकी शासन व्यवस्था होती थी, उसको प्रभावित किया। वैश्वीकरण ने क्या किया, राज्य की भूमिका में परिवर्तन किया, राज्य की प्रभु सत्ता को प्रभावित किया। ठीक है, पर जो उसकी प्रभु सत्ता थी, जिसकी प्रक्रिया थी, शासन करने की व्यवस्था थी, उसको इम्पैक्ट किया, उस पर इम्पैक्ट डाला। ठीक है, राजनीतिक आयाम में आता क्या क्या चीजें, आप वो देखते हैं। ये मैंने राजनीतिक आयाम के डेफिनेशन बताई थी कि राजनीतिक आयाम होता क्या है। अब इसके अंदर में आता क्या है, तो इसमें सबसे पहला ना राजनीतिक आयाम के तहत ना सबसे पहले पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है भाई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। पहला चीज आता है भाई, सबसे पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया राजनीतिक आयाम के अंदर में। ठीक है, दूसरा आता है कि राज्य की शक्ति में कमी आई। जो राज्य की शक्ति होती थी ना, राज्य की शक्ति, किसी भी राज्य के पास, जो देश के पास शक्तियां होती है, पावर्स होती है, व्यापार को नियंत्रित करने का, किसी देश के ऊपर कंट्रोल करने का, उसकी शक्तियों में कमी आई। ठीक है, शक्ति में कमी। मैं फ्रेंड्स ओरली बोल रहा हूँ तो आप उसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा, जिससे आपको ना ज़्यादा दिक्कत ना हो और इजीली चैप्टर क्लियर हो। ठीक है, तो राज्य की शक्ति में कमी है। राज्य की शक्ति में कमी किस तरह से, अगर फ्रेंड्स कोई एमएनसी कंपनी, सपोज करो कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी, एमएनसी कंपनी आपके यहाँ पर आती है, व्यापार करती है, और व्यापार करने के बाद बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर लेती है, तो अगर आप उसके ऊपर कुछ भी करते हो, दबाव नहीं बना पाते, क्योंकि वो आपके मार्केट में उसने इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आप कुछ बोलोगे तो मार्केट से चली जाएगी। ठीक है, तो आपको उतनी भरपाई करनी पड़ेगी। वो कहाँ से रोजगार कैसे पैदा करोगे, आप कैसे करोगे, आपके पास अगर सुविधा ही नहीं है। जैसे सपोज करो आज पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है कि वो आर्थिक स्थिति से मंदी जा रही, एकदम बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी छाई हुई है। अगर हमारी भारत की कोई कंपनी भारत चाहे इन्वेस्ट करना चाहती, जैसे दुबई ने भी, सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान के अंदर में, इन्वेस्ट किया, तो जो उनकी कंपनी, जिस कंपनी ने इन्वेस्ट किया होगा, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी हुई, बाहर की कंपनी, विदेशी कंपनी हुई। अगर पाकिस्तान चाहेगा
तो उसको हटा सकता है, पर हटाने के कारण क्या होगा कि उस पर नियंत्रण, पहली बात तो हटाएगा नहीं। क्यों नहीं हटाएगा? क्योंकि उनका ना नियंत्रण हो जाता है एक तरह से, जो वो कंपनियां बाहर वाली खोलती हैं उनका नियंत्रण एक तरह से उनकी शक्ति पे ना कंट्रोल कर लेती है। मतलब शक्ति तो नहीं की होती है, पर वो अपने मर्जी से यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तीसरा, अगर इसके अंदर बात करते हैं कल्याणकारी राज्य की नीतियां पर प्रभावित हुई। जो कल्याणकारी राज्य होते थे ना, जैसे सपोज करो नीतियां प्रभावित, कल्याणकारी राज्य क्या होता है कि जो एक मैंने मकसद बनाया, एक मैनिफेस्टो बनाया, एक मैंने रूल बनाया है कि भाई मैं गरीबों के लिए इतना करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। पर जब ये ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, जब वैश्वीकरण अपनाया गया, तो उसके कारण क्या हुआ कि सबने अपना मकसद भूल गए कि भाई हमें गरीबों के लिए वर्क करना था, इसके लिए करना था, गरीबी दूर करना था, स्वास्थ्य सही करना था, ये करना था। उनका सिर्फ एक ही मकसद रहा, जो अमीर थे वो अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए, और ना जो कुछ गिने चुने ना मतलब देशों और उनका ही फायदा हुआ, बाकी ना कि उनका हुआ। तो इसके मतलब कल्याणकारी राज्य जो कल्याण करने के लिए उतरे थे, मतलब जो राज्य था जिनका मकसद मेन मोटिव होता था कल्याण करना, उनकी मोटिव में परिवर्तन हुआ, चेंजेस हुआ, जिसका कारण कहा जाता है कि कल्याणकारी राज्य को नीतियों में प्रभावित हुए। जो उनकी नीतियां थी लोगों को लेकर काम करने की, वो नहीं हो पाई। अब सपोज करो जो मेट्रो बनी या फिर कोई मतलब चीज़ें, जैसे एयरपोर्ट खोला जा रहा है, तो एयरपोर्ट क्या लोगों, गरीब लोगों के लिए यूज़ में है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप कई बार देखोगे ना कि जो बड़े बड़े, जो जहाँ पे लोग रहे, गरीब लोग रह रहे हैं, वहाँ पे उनको हटाकर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल बनाए जाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल से क्या गरीब का फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब क्या कल्याणकारी राज्य जो थी, मतलब उससे फायदा तो हुआ, किसी न किसी वर्ग का तो फायदा हुआ, पर जिस चीज़ के लिए जो उसका मकसद था कि गरीबों का मैं फायदा करूंगा, गरीबों का मैं सुधारूंगा, मैं अच्छा करूंगा, तो वो तो नहीं हुआ ना। मतलब फायदा तो हुआ किसी न किसी वर्ग का, पर उस गरीब का नहीं हुआ। तो इसके कारण क्या कहते हैं, गरीब की मतलब कल्याणकारी राज्य की नीतियों में परिवर्तन, ठीक है। ये हम यहाँ पे एक पॉइंट इस राजनीतिक वाले में हम पढ़ लेते हैं। दूसरा आता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव। भाई इसमें एमएनसी कंपनी, जो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, उनकी ना उनकी नीति उनका भी प्रभाव देखने के लिए मिलता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। प्रभाव देखने के लिए किस तरह से? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई कंपनी, विदेशी कंपनी भारत में आकर व्यापार करती है, तो उसका बहुत हद तक प्रभाव देखने के लिए मिलेगा हमारे भारत में। आपने कई सारी मूवियों में देखा होगा कि कोई विदेशी कंपनी आती है और नेता से बोलती है कि मुझे जमीन चाहिए, तो नेता कहता है क्यों नहीं, आपके लिए सब कुछ, क्योंकि उनके माइंड में एक सेटअप चल रहा होता है कि अगर विदेशी कंपनी आकर हमारे भारत में व्यापार करेगी तो वो पैसा निवेश करेगी, रोजगार पैदा होगा, ये होगा, वो होगा, और बहुत सारा फायदा होगा सरकार को। और रोजगार पैदा हो चाहे ना हो, गरीबों का फाइल भला हो चाहे ना हो, सबसे बड़ा मेन चीज़ क्या हो जाता है कि वो सरकार को टैक्स पे करेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसके कारण से भी ये मतलब ये दिखा जाता है एमएनसी। इसके बाद हम बात करते हैं, तो कहते हैं सरकार के स्वयं निर्णय प्रभावित होना। भाई सरकार की जो नीतियां थी ना, मतलब स्वयं निर्णय, जो अपने आप जो सरकार निर्णय ले सकता था, स्वयं निर्णय ले सकता था, उसकी नीतियों में भी प्रभावित हुआ, ठीक है। सरकार की जो नीतियां थी वो भी प्रभावित हुई। किस तरीके से प्रभावित हुई? तो स्वयं निर्णय मतलब ना जो अपने आप उनकी निर्णय लेने की जो शक्ति थी ना, 2 सेकंड फ्रेंड्स, स्वयं निर्णय मतलब जो सरकार की निर्णय लेने की शक्ति थी ना, उस वो प्रभावित हुई। किस तरह से कि अब कोई भी एमएनसी कंपनी अगर वर्क कर रही है, कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोई भी देश इन्वेस्ट किया है, तो सरकार उसके अंडर हो जाती है थोड़ी सी, मतलब ना फैसला तो लेती है, पर बहुत हद तक फैसला उनके पक्ष में लिया जाता है। तो इसके कारण से सरकार की निर्णय लेने की शक्ति में भी परिवर्तन हुआ, प्रभावित हुआ। इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। और उस साथ साथ यहाँ पे ना एक और चीज पॉइंट आता है जो बहुत मेन है, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप क्या होता है? इंटरफेयर करना। भाई हस्तक्षेप मतलब इंटरफेयर करना। भाई देखो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि राइटिंग सर समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। आप ओरली समझो, ठीक है, आप ओरली समझो, वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आप ओरली समझ लो, मतलब सुनो सही से, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर आपका अगर रिटर्न में जाऊँ और अच्छे से लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आपको मैं कहूँगा कि आप बस सिर्फ लिसनिंग करो, इसमें समझ में आ जाएगा जो पॉइंट्स आप मैं बोल रहा हूँ, आप उसको पॉइंट लिख लो अपनी कॉपी में, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। अब जैसे देखो हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप होता क्या है? हस्तक्षेप मतलब ना किसी विदेशी कंपनी का इंटरफेयर करना, किसी विदेशी कंपनी का इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना। इन कंपनी नहीं, देशों का भी। अब पता है देखो, जो बड़े बड़े देश होते हैं, बड़े बड़े देश होते हैं, वो अपना कंपनी भेजी किसी देश में। आप सपोज करो जैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के अंदर कंपनी भेजी है, पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा खराब है अभी, ठीक है। तो बड़ा देश कौन हुआ? सऊदी अरेबिया। उसके कारण उसके सामने भी, पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा देश सऊदी अरेबिया हुआ, जिसने उसके अंदर में इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्ट किया ना, तो जो बड़े देश होते हैं ना, वो हस्तक्षेप करते हैं नीतियों में। अगर मान लो पाकिस्तान ने कोई टैक्स बढ़ाया, कुछ बढ़ाया, तो सऊदी अरेबिया उसके ऊपर दबाव डालता है, कैसे टैक्स बढ़ा रहे हो, मेरी कंपनी का नुकसान होगा, ये होगा, जैसे ये चीज़ें। एक आपको अभी सबसे अभी ताज़ा ताज़ा एग्जाम्पल दूँ तो मैं फ्रेंड्स, जैसे आपको पता होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रुपे डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च किया था। आप सबके पास होगा शायद रुपे डेबिट कार्ड, प्रधानमंत्री जन योजना के साथ, जनधन योजना के साथ रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च हुआ।
तो रुपे डेबिट कार्ड ये इंडियन कार्ड है, ठीक है। जैसे वीज़ा कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड वाला वीज़ा मास्टर होता है, तो उसी तरह रुपे किया। तो मास्टर जो कार्ड है या वीज़ा कार्ड है वो सारे विदेशी कार्ड हैं, विदेशी कंपनियाँ आएंगी, ठीक है, विदेशी कंपनियों द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और रुपे हमारे भारतीय कंपनी है। तो रुपे कार्ड के कारण ना वीज़ा और मास्टर कार्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो अमेरिका द्वारा ना भारतीय कंपनियों पर, भारत सरकार पर दबाव बनाया गया कि आपके कार्ड के कारण हमें नुकसान उठाया जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, रुपए डेबिट का उसने वीज़ा और उसने कि हमारे जो पैसे, मतलब ना जो साल का एक एटीएम कार्ड का जो साल का चार्जेस होता है उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। अलग तरीके से उन्होंने वसूल करने का फैसला किया। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो ये समझ में आएगा आपको। ये पूरा फ्रेंड जो मैंने बताया कम से कम 6 से 7 पॉइंट है। तो ये राजनीतिक आयाम है, 6 से 7 पॉइंट अगर लिखते हो इसके अंदर डिफाइन कर दोगे तो बहुत अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। दूसरा अगर हम बात करते हैं राजनीतिक आयाम के बाद, तो फ्रेंड्स आता है आपका आर्थिक आयाम, ठीक है। तो आर्थिक आयाम है क्या, आर्थिक आयाम देखते हैं। आर्थिक आयाम, आर्थिक आयाम भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आर्थिक आयाम के अंदर में होता क्या है, तो आर्थिक आयाम मतलब ना वस्तु का प्रवाह। आर्थिक आयाम क्या होता है, आर्थिक आयाम मतलब ना जिसमें वस्तु, संचार, सुविधाएं, किसी भी तरह की चीज़ों का प्रवाह होना है। प्रवाह मतलब बहना, बहना मतलब ये नहीं कि नदी की तरह बह जाना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, वस्तु का प्रवाह या आर्थिक रूप से किसी भी तरह का मुद्रा का प्रवाह, ठीक है, सूचना का प्रवाह, तकनीक का प्रवाह, ये आर्थिक आयाम कहलाता है। आर्थिक आयाम के अंदर में हुआ क्या क्या चीज़, सबसे पहला आता है व्यापार में वृद्धि भाई, ठीक है। व्यापार में वृद्धि हुई, सबसे पहला चीज आता है व्यापार में वृद्धि हुई। आर्थिक आयाम के कारण व्यापार में वृद्धि हुई, ठीक है। व्यापार में वृद्धि हुई, तो व्यापार में वृद्धि हुआ तो और क्या होगा, उससे मुनाफा में भी वृद्धि होगा भाई। मुनाफा में भी वृद्धि होगा, मतलब तक उससे लाभ होने वाला ज़्यादा होने लगा। अगर लाभ हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है, तो मतलब क्या हो, देश का विकास, ठीक है। इससे क्या होगा, विकास भी संभव हो सका, ठीक है ये। और साथ साथ हम इसके अंदर बात करते हैं, क्या बात करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग। इसमें आर्थिक आयाम में क्या हुआ कि इंटरनेट का प्रयोग ना बहुत ज़्यादा आश्रित हुए। इंटरनेट यार, इंटरनेट के बगैर तो आज हम सब एक सेकंड नहीं रह सकते। तो इंटरनेट का प्रयोग भी आर्थिक आयाम में देखने के लिए मिला। इंटरनेट के प्रयोग से क्या हुआ कि आर्थिक रूप से होने वाले जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, प्रवाह होती है, मौद्रिक प्रवाह होती है, मौद्रिक प्रवाह, इंटरनेट का क्या यूज़ है, तो आर्थिक आयाम में इंटरनेट का प्रयोग ये है कि कोई भी किसी भी तरह का प्रयोग, कोई भी किसी तरह का मुद्रा प्रवाह मतलब जो आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल प्रवाह होता है, मनी ट्रांसफर होता है, वो इंटरनेट के थ्रू हम आसानी से करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा आर्थिक आयाम का रूप देखा गया, कारण देखा गया वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। और आपसी निर्भरता, इसके अंदर में एक पॉइंट क्या आता है, आपसी निर्भरता। भाई हमने एक दूसरे पे निर्भर होना सीखा है, एक दूसरे पे निर्भर। अब पता है, जैसे देखो, जैसे आज हमें तेल की ज़रूरत है, तो तेल की ज़रूरत है तो हम ना जो 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 मतलब जो जिनके पास तेल वाली कंट्री है, जो तेल वाली कंट्री है, जैसे कुवैत हो, चाहे जो भी हो, इराक हो, ईरान हो, जो भी हो, जो जिनके पास तेल है, तो उनके ऊपर हम निर्भरता बनाए रखे हैं, ठीक है। अब सपोज करो पाकिस्तान में टमाटर बहुत कम उगते हैं, तो पाकिस्तान पे हम निर्भर है, पाकिस्तान हम पे निर्भर है कि टमाटर वो देगा। तो ये आज से आपसी निर्भरता बनी है, ठीक है, आपसी निर्भरता। जैसे मान लो टेक्नोलॉजी के लिए ना ज़्यादातर देश चीन पर निर्भर है, बैटरी के लिए हम चीन पर निर्भर हैं। जो बैटरी फ़ोन में, जो सेलफोन की बैटरी होती है, वो चीन के द्वारा वो किया जाता है, तो उस पर हम उस पर निर्भर हैं। जो कैमराइज बनाई जाती है, जो कैमरा होती है, वो सोनी के पास उसका वो हैगा, और वो जापान में बनता है, तो हम उस जो बाकी देश हैं उस पर निर्भर है, ठीक है। और जो जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर है। तो इस तरह की चीज़ें मतलब दिखाएगा। तो मतलब क्या, एक दूसरे पर आपसी निर्भरता भी देखने के लिए मिला वैश्वीकरण के कारण। तो ये आर्थिक आयाम में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रतियोगिता में वृद्धि। ये सबसे मेन चीज़ यही है भाई, प्रतियोगिता में वृद्धि, प्रतियोगिता में वृद्धि, प्रतियोगिता, कंपटीशन में वृद्धि हुई भाई, कंपटीशन में वृद्धि हुई। अब मान लो पहले एक ही मैं और आप सिर्फ पढ़ रहे थे, तो उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। अब मान लो 15-20 बच्चे आ गए, तो 15-20 बच्चे आ गए, तो सभी नंबर लाने के लिए पड़ेंगे, तो आपको भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सभी को लगभग ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मतलब प्रतियोगिता में इसके कारण से वृद्धि हुई, ठीक है। एक और क्या आता है इसके अंदर में फ्रेंड्स, अगर प्रतियोगिता में वृद्धि हुई तो लघु उद्योग, जो लघु उद्योग होता है ना, छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर जिसे कहते हैं कुटीर उद्योग, तो कुटीर उद्योग का ना मतलब प्रभावित हुए, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग प्रभावित हुए। प्रभावित किस तरह से हुए, क्योंकि अगर मान लो कॉम्पिटिशन, पहले छोटे छोटे, मान लो मैंने छोटा दुकान कर रखा है, आपने भी एक छोटा शॉप खोल रखी है, अब दोनों हम चला रहे हैं व्यापार को, दोनों चला रहे हैं, तो हम दोनों को फायदा हो रहा है। पर अब अगर हमारे दुकान के सामने ही अगर कोई बड़ी सी बिल्डिंग, कोई बड़ी सी मॉल खोल दे, तो लगता है कि मेरा दुकान चलेगा या उसका शॉप चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उसका फायदा होगा वो बिल्डिंग वाले का और हमारा नुकसान होगा। तो जो छोटे छोटे भारत में जो कुटीर उद्योगों को मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ा है वैश्वीकरण के कारण। अभी इस कारण से हमारे प्रधानमंत्री जो है मतलब हमारी जो मतलब सरकार है, भारत सरकार, वो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नई तरह की स्कीम चलाई जा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कुटीर उद्योग का एक भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा महत्व होगा, ठीक है, इस तरह से।
समझ में आता है फ्रेंड्स? तो मैंने राजनीतिक और आर्थिक आयाम समझा दिया आपको। उसके बाद हम बात करते हैं सांस्कृतिक आयाम की। सांस्कृतिक आयाम, ठीक है। सांस्कृतिक आयाम क्या होता है? सांस्कृतिक मतलब जो सांस्कृतिक तौर पर प्रभावित करे, जैसे कपड़े लत्ते से ना वो दूसरे कल्चर संस्कृति को प्रभावित करे, वो सांस्कृतिक आयाम कहलाता है। सांस्कृतिक आयाम में क्या होता है भाई? मतलब पश्चिमी देशों पर निर्भरता, पश्चिमी देशों की ओर झुकाव, ठीक है, पश्चिमी देशों की ओर झुकाव। हम आज क्या है, हम जीन्स पहन रहे हैं, कुर्ता पहन रहे हैं, पजामा मतलब वो जीन्स पहन रहे हैं, कोट पैंट ये सब पहन रहे हैं, तो ये क्या है? पश्चिमी देशों की कल्चर है, यूरोपियन और अमेरिकन देशों की कल्चर है। तो हम इसकी तरफ झुकाव, आज के लोगों का झुकाव ज़्यादा है, क्योंकि आज के लोग में, आज के अगर बच्चे भी होंगे ना, तो वो कभी भी नहीं पसंद करेंगे कि कुर्ता पैजामा पहनो या फिर कुछ और पहनो, ठीक है। वो हमेशा क्या चाहेंगे? जीन्स या फिर कुछ और वेस्टर्न कल्चर को अपनाओ, वेस्टर्न कपड़े पहनो। तो ये पश्चिमी देशों की ओर झुकाव संस्कृति आयाम का सबसे बड़ा प्रभाव ये देखा गया, ठीक है। उसके अंदर में क्या था? जीवन शैली में परिवर्तन भाई, जीवन शैली में परिवर्तन, इसके अंदर में आता है जीवन शैली में परिवर्तन, ठीक है। जीवन शैली जो थी उनकी परिवर्तन हुआ, जीवन शैली में परिवर्तन। जीवन शैली में परिवर्तन कहने का मतलब क्या? कि आप पहले के समय में क्या होता था, रोटी सब्जी ये सब नॉर्मल चीज़ें खाने के लिए बच्चों को दिल किया जाता था और दिया जाता था। पर आज के समय में क्या है, बच्चे को ना, अगर किसी बच्चे को आप कुछ दे रहे हो, खिलाने के लिए कह रहे हो, तो उनको पिज़्ज़ा बर्गर डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पश्चिमी देशों की संस्कृति है और वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है बच्चों को हमारे देश की मुकाबले। अगर आप कभी बाहर जा रहे हो जूस पिलाने के लिए अपने बच्चों को, तो बच्चा कभी भी ना गन्ने का जूस नहीं पीना पसंद करेगा, वो क्या पीना चाहेगा? चॉकलेट शेक, ये सब अलग अलग तरह की चीज़ें पसंद करना चाहेगा, जो हमारे देश की कल्चर नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जी मतलब शैली में, जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। उसके बाद ना संस्कृतियों का घुल मिल जाना। आज के समय में ना किसी को कुछ नहीं पता कि कौन सा मेरा धर्म है, कौन सा उसका धर्म है, कौन सा मेरी संस्कृति है, उसकी संस्कृति क्या है। तो संस्कृति का घुल मिल जाना, संस्कृति का आपस में विकास मतलब मेल होना, ठीक है, संस्कृतियों का मेल होना। कहने का मतलब क्या, किस तरह से कि जैसे सपोज करो न्यू ईयर त्यौहार जो हम मनाते हैं, न्यू ईयर क्रिसमस क्या हमारा त्यौहार है? बिल्कुल भी नहीं। पर हम मना रहे होते हैं ना, वैलेंटाइन डे फरवरी में इतने सारे दिन होते हैं, मना रहे होते हैं, क्या हमारा त्यौहार है? बिल्कुल भी नहीं, हमारा कोई भी सेलिब्रेशन डे नहीं है उसमें, पर हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो ठीक है, तो यही सब चीज़ें ना, संस्कृति का घुल मिल जाना, ये सारा चीज़ वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके अंदर एक और पॉइंट आता है कि हमारी संस्कृति का ह्रास होना, मतलब अपनी संस्कृति, जो हम अपनी संस्कृति है ना, अपनी महत्व, अपनी संस्कृतियों का महत्व खोते जा रहे हैं, ठीक है। और अपनी आज के समय में जो अपने बच्चे हैं, हमारे जो देश के बच्चे हैं, वो कभी भी अपनी संस्कृति की चीज़ों को ना अपनाना नहीं चाहते, वो दूसरी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपनी संस्कृति का ह्रास होना भी इसके अंदर में एक देखा जाएगा, मतलब सांस्कृतिक आयाम में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करवाने की कोशिश किया है, आई होप सो आपको समझ में आया हो। तो ये वाला पूरा एक क्वेश्चन था आयाम को लेकर। अब हम बात करते हैं संदर्भ के बारे में कि संदर्भ क्या है, वैश्वीकरण के संदर्भ को किस संदर्भ में देखा जाता है, ये हम बात करते हैं, ठीक है। अगर हम संदर्भ की अगर बात करते हैं, तो संदर्भ को ना आपके बुक में दे रखा है, मैं थोड़ा सा आपको बुक से समझा देता हूँ ईजिली, जिससे आपका टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, अगर हम बात करते हैं संदर्भ के लेकर, तो संदर्भ को लेकर यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर संदर्भ की कुछ चीज़ें दी गई हैं वैकल्पिक संदर्भ के बारे में। स्थानीय अर्थव्यवस्था, अगर मतलब ये ना समाजवादियों के अनुसार, ये सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, जो ये टॉपिक है संदर्भ वाला, वो है क्या? मतलब जो ग्लोबलाइजेशन अपनाया गया, वो पूंजीवादी का एक स्वरूप था, ठीक है। जो ग्लोबलाइजेशन अपनाया गया, पूंजीवाद अपनाया गया, वैश्वीकरण अपनाया गया, ये पूंजीवादी का एक स्वरूप था। जो समाजवादी लोग थे या समाजवादी जिनकी विचारधारा थी, उनका ये मानना था कि हमारे देश का हनन कर रही है, हमारे देश का ह्रास कर रही है, और हमें जो उन्होंने जो सोचा था कि शायद ये अपनाएंगे ना तो ऐसा ऐसा चीज़ होगा, ये फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तो उनका क्या मानना था कि अगर भाई अपना रहे हो ना, तो क्या करना चाहिए, हमें स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। जो मतलब जिस जगह पे आए हो आप, उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। वहाँ की जो छोटी जो क्षेत्रीय संसाधन है, क्षेत्रीय कुटीर उद्योग है, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस तरह से पूंजी निवेश और ना पूंजी और निवेश में कहा गया कि स्तरीय मतलब ना क्षेत्रीय स्तर पर पूंजी का निवेश किया जाना चाहिए। मतलब ना पहले भाई उनको मौका दो जो आपके गांव, आपके शहर मतलब देश के हैं, बाद में विदेशियों को मौका दो। तो इस तरह से चीज़ें कहा गया। और ना ये कहा गया कि ना यहाँ खरीदो, यहाँ बिक्री करो। मतलब एक नीति अपनाई गई, एक रूल बनाया गया कि भाई अगर कोई विदेशी कंपनी आ रही है, तो क्या होता है कि वो विदेश से, जैसे एप्पल की कंपनी ने अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि एप्पल कंपनी अब भारत में ही फ़ोन बनाएगी, ऐसा आपने सुना होगा न्यूज़ में, आई होप सो। तो फ्रेंड्स, अगर सुना होगा आपने, तो ये नहीं है कि उसने भारत में सारा कुछ बना रहा है एकदम बाइक एक पार्ट एकदम यहीं पे मशीन लगाया और बनाना शुरू, ऐसा नहीं। वो क्या कर रहा है, बाहर से बना के ला रहा है, कैमरा अलग है, बैटरी अलग है, ठीक है, उसका डिस्प्ले अलग है, सब कुछ अलग है, भारत में लाके बस उसे बिल्ड कर रहा है, एक साथ जोड़ रहा है,
ठीक है, वो बना हुआ पहले से सामान है उसका और लाके यहाँ पे सिर्फ जोड़ रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है वो सिर्फ ये, ठीक है। तो वो बनाना नहीं हुआ। बनाने का मतलब क्या कि आपने यहाँ पे फैक्ट्री लगाया तो आप कैमरे की से लेकर पूरा बॉडी मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक का सारा कुछ आपने खुद यहाँ पर तैयार किया, वो हुआ बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे भारत में क्या कहा गया समाजवादियों के द्वारा कि यहाँ खरीदे यहाँ बिक्री करें, यहाँ खरीद यहाँ बिक्री, मतलब ऐसा करके ना एक नीति अपनाया गया, बिक्री यहाँ खरीद यहाँ, ऐसा करके वो अपनाया गया कि आप यहीं से खरीदो और यहीं पर बेचो। अगर कोई चीज़ आपको बनाना है तो यहीं पर से सबसे पहले कच्चा माल खरीदो, फिर बनने के बाद यहीं पर बेचो यार, आप दूसरी जगह ले जाओगे बेचोगे। पहले अंग्रेजों के टाइम पे क्या होता था फ्रेंड्स कि जैसे ना हमारे रेशम उत्पाद हमारे भारत में बहुत ज़्यादा था, रेशम कपास उत्पाद बहुत ज़्यादा होता था और हमारे ना उसकी महत्व उतनी ज़्यादा पता नहीं थी हमारे भारतीय लोगों को। तो अंग्रेज़ क्या किया, हमारे भारत से ले जाते वो सारी चीज़ें, अब वहाँ पे कोट पैंट जीन्स बनाकर और लाकर हमें महंगे दामों में बेचते, ठीक है। तो इस तरह से हमें नुकसान होता था क्योंकि हमारी चीज़ को ले जाकर हमसे ही खरीद कर हमें ही बेच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। आप जैसे देख लो ये सब चीज़ें, तो इस कारण से ना ये कहा गया कि यहीं खरीदें यहीं बेचें, इस तरह की नीति को अपनाया गया। फ्रेंड्स ये मतलब थोड़ा हैगा, आप इसको पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाई वायदा या अनुमान पर व्यवस्था पर नियंत्रण, जैसे मैंने लास्ट मतलब जो हमारी विदेशी कंपनियां होती हैं वो वादा बहुत ज़्यादा करते हैं, भाई ऐसा होगा ये करेंगे वो करेंगे, वादा और अनुमान के थ्रू ज़्यादातर वर्क करते हैं। जैसे आप कोई भी इंश्योरेंस करवाते हो, कुछ भी करवाते हो, उसमें अनुमान लगाया जाता है कि आपको इतने का प्रॉफिट होगा। आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो अनुमान लगाते हैं ना, तो समाजवादियों ने कहा ना अनुमान के बेस पे ना चलें, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट बताएं कि हाँ होगा या नहीं होगा। अगर मान लो लगा दे तो मतलब अनुमान लगाना ना एक जुआ के आधारित है। मतलब अनुमान लगाना क्या होता है कि एक जुआ जैसा हैगा कि आप जुआ खेल रहे हो, भाई अगर हुआ तो हुआ, ठीक नहीं तो नहीं हुआ। अब अगर मान लो मैंने कहा कि आपके अनुमान लगाता हूँ कि इतने मार्क्स आए, जरूर थोड़ी ना कितने, मतलब एग्जैक्ट अगर मैं करके आऊँ तो बोल सकता हूँ इतने मार्क्स आएंगे, पर अगर मैं जब मैं अगर अनुमान लगाता हूँ तो कंफर्म नहीं है कि उतने मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये परराष्ट्रीय निगम, परराष्ट्रीय जो निगम होते हैं ना तो कहते हैं उनको प्रभाव उनके मतलब ना मुक्त बाजार जैसी व्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है। तो मुक्त बाजार व्यवस्था जैसे अपनाया गया ना तो उनको छूट दिया गया कि भाई आप आओ व्यापार करो इस तरह की चीज़ें के लिए। तो उसमें कहा गया ना कि आप कभी भी ये चीज़ें अपना रहे हो तो हमेशा सबसे पहले जो आपके पास के देश हैं, जो पास है पड़ोसी कंट्री है, उनके साथ व्यापार करो। आप ना विदेशी बाहर से देशों को नहीं मत बुलाओ, ठीक है। सपोज करो मुझे किसी चीज़ की जरूरत है, किसी वस्तु की निर्भरता है, मुझे मान लो टमाटर चाहिए, सपोज करो जैसे पाकिस्तान को टमाटर चाहिए, अगर वो अमेरिका से इंपोर्ट करे टमाटर, वहाँ से अमेरिका से मंगवाए टमाटर, तो लाने ले जाने और सबका बहुत ज़्यादा खर्चा बैठेगा, जितने का टमाटर उससे ज़्यादा उसका खर्चा लग जाएगा। इस कारण से अगर वो भारत से मंगवाता है तो 2 रुपये अगर महंगा भी देता हूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो आराम से ले सकता है, और या 2 रुपये सस्ता भी, अगर पड़ोसी हूँ तो 2 रुपये सस्ता भी दे सकता हूँ, तो उसके लिए आसान पड़ेगा। तो ये कहा गया है इसमें समाजवादियों के द्वारा कि हमेशा अपने पड़ोसियों पर निर्भर रहना सीखो, मतलब जो चीज़ों की जरूरत है उसके लिए पड़ोस पास से मंगाओ, अगर नहीं होता विकल्प तो आप ना दूर जाओ। वैकल्पिक इसलिए कारण से इस क्वेश्चन को कहा गया है कि समाजवादियों के अनुसार वैकल्पिक वैश्वीकरण के कुछ वैकल्पिक संदर्भ की मतलब अलग अलग ऑप्शन भी थे पर उनको करना चाहिए था ऐसा करके, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ तक कर लेते हो तो उसके बाद आता है सीमित बाजार व्यवस्था, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि भाई बाजार व्यवस्था को सीमित करना चाहिए कि अब जो बाहर विदेशी कंपनियां होती हैं वो आती हैं थोड़े से पे कब्जा करने के लिए और पूरे उस पर कब्जा कर लेती हैं, तो सीमित करना चाहिए कि भाई ये वाला एरिया तेरा है, इधर तू इतना में व्यापार कर, और इधर वाला ना छोटे छोटे बच्चों का है, छोटे छोटे कंपनियों का आएगा, उनका छोटे कुटीर उद्योगों का आएगा, वो करेंगे, इस तरह करना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज करो सैमसंग कंपनी है हमारे भारत में, सैमसंग सिर्फ टीवी फ्रिज और यही सब बनाता है, ज़्यादा नहीं बनाता, फ़ोन और ये सब बनाता है। पर अगर आप कोरिया के अंदर देखोगे तो वो जब आई थी सैमसंग कंपनी तो या टाटा कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, सैमसंग को छोड़ दे, टाटा तो फिर हमारी इंडियन कंपनी है। सपोज करो टाटा एक विदेशी कंपनी, मान के चलते एक टाटा की विदेशी कंपनी है, टाटा सुई से लेकर ना प्लेन तक सब कुछ बनाता है, आपको पता होगा। तो टाटा जब आई थी ना तो टाटा स्टील में आई थी, सिर्फ टाटा स्टील की चीज़ों के लिए बनाने के लिए आई थी। अगर जो विदेशों में काम कर रही है टाटा तो वहाँ पे सिर्फ स्टील के लिए आई, भारत में तो स्टील बनाने के लिए आई थी, उसके बाद धीरे 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 हर क्षेत्र में कब्जा कर लिया। तो ये कहा गया ना उनकी जो बाजार है ना उनको सीमित करो कि भाई इसी में रहोगे तो मुझसे ज़्यादा ना जाओ, तो इस तरह से। तो ये चीज़ें, और कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है भाई, वो दूसरे देश चीज़ों पे निर्भर है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से फायदा तो हो रहा है पर उसके कारण क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, मतलब ना सतत विकास के और बढ़ते तो हैं पर ना उसी कारण लोगों को ना बहुत ज़्यादा नुकसान फायदा सब तरह की चीज़ों का झेलना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये मेनली आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपका फ्रेंड्स जो आपका मेन चीज़ इस चैप्टर के अंदर हैगा, जो सबसे मेन चीज़ है वो आता है आपके भाई वैश्वीकरण के आर्थिक एकीकरण के लाभ और मतलब हानि क्या है भाई, उसके फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अगर लाभ की अगर बात करूँ फ्रेंड्स, अगर मैं वैश्वीकरण के लाभ की अगर बात करता हूँ तो उसमें आता है व्यापार का सृजन। व्यापार है उसका सृजन, मतलब व्यापार की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, देशों का फायदा हो रहा है, ठीक है।
और मतलब एकीकरण, विश्व में एक दूसरे देशों पे निर्भरता बढ़ रही है, सब एक दूसरे पे बढ़ रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है। विश्व में शांति फैल रही है, युद्ध को मतलब रोका जा सकता है, विश्व में एक दूसरे के मतलब ना प्रोत्साहित किया जा सकता है, और आर्थिक मदद की जा सकती है। सब तरह के लाभ हैं, आप बनाकर लिख सकते हो इसके अंदर कुछ भी। रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। अगर मैं उसकी हानियां बताता हूँ तो व्यापार प्रखंड का निर्माण होता है, मतलब ना व्यापार के अलग अलग बढ़ जाना, पार्टों में बढ़ जाना, ठीक है। और व्यापार में वृद्धि, मतलब व्यापार व्यवस्था में ना मुसीबतों का सामना करना, मतलब बाधाओं का सामना करना, मुसीबत नहीं फ्रेंड, सॉरी, बाधाओं का सामना करना। जैसे मान लो कोई छोटा देश है और उसका ना पूरी तरह से निर्भरता कृषि पे है, और कोई दूसरा देश है वो कृषि के लिए ना पूरा छूट देता है कि आप मतलब फ्री में वो मतलब जीएसटी पे ना सब्सिडी दे देता है, सपोज करो, मतलब जो भी उनका टैक्स वैक्स है ना उन पे सब्सिडी दे देता है। तो छोटा देश है वो तो नहीं दे सकता। अगर मैं किसी देश से, आपको मैं समझा नहीं पा रहा फ्रेंड, सॉरी, पर मैं को दोबारा ट्राई करता हूँ इस पॉइंट को। अगर मान लो कोई छोटा कंट्री है, ठीक है, कोई छोटी कंट्री है, जैसे छोटा सा कोई कंट्री है और हम भारत बड़ा कंट्री, ठीक है। हाँ, इस देश की पूरी तरह से जो निर्भरता है ना वो कृषि पे डिपेंड है, ठीक है, कृषि पे निर्भर है। हम अब इस देश से कुछ मंगाते हैं, ठीक है, तो हम अपने देश की कृषि के लिए क्या करते हैं, बढ़ोतरी के लिए इनको छूट देते हैं। जैसे अभी हमारे भारत सरकार ने कई तरह के लोन व्यवस्था और ना छूट माफ़ी, ये सब कर्ज माफ़ी, ये सब चीज़ें अपनाई। तो उस देश में तो कम है, तो वो तो पूरी तरह से निर्भर इसी पे, तो वो तो दे नहीं सकता। अगर हम भी पूरी तरह से कृषि पे निर्भर होते हैं ना तो हम इसमें कभी नहीं दे सकते, और उसको ना मजबूत करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, ये सब कमियां हैं, तो ये आता है। आपका पूरा चैप्टर फ्रेंड्स खत्म हो चुका है। मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगा कि वीडियो देखने के बाद ना, वीडियो से आपको एक आइडिया मिलेगा चैप्टर का, फिगर तैयार करने में चैप्टर किस तरह का है, ठीक है। आप इसे क्लियर नहीं कर सकते पूरी चैप्टर को, एक आइडिया मिल जाता है, फिगर मिल जाता है चैप्टर किस तरह का। आप एक बार मैं सजेस्ट करूँगा कि आप घर पे मतलब पूरी चैप्टर को एक बार पढ़े, रीड आउट करें, अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एटलीस्ट लास्ट ईयर आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, पूरी बुक खत्म हो चुकी है ग्लोबलाइजेशन की। तो आपका पेपर की प्रिपरेशन करें, और मैं ट्राई करूँगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो बना दूँ जिससे आपको हेल्प मिले, ठीक है। 6 चैप्टर्स देखने के बजाय एक वीडियो में आपका पूरा कवर हो जाएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, भाई, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर BA प्रोग्राम से पढ़ रहे हैं एज वेल से, तो उन्हें शेयर करें वीडियोज़ को, उनको बताएं, ठीक है, वीडियोज़ के बारे में उन्हें बताएं। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे पास एक लिमिटेड गोल पीरियड है, टाइम पीरियड है कि हम उस टाइम पीरियड में गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।